अगर एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को भी ये डर हो कि उनका केस किसी जज के सामने इम्पार्शियल तरीके से नहीं सुना जाएगा, तो आम आदमी का क्या होगा? क्या सच में जुडिशरी के अंदर बायस या प्रेजुडिस बढ़ गया है, या फिर ये सिर्फ एक लीगल स्ट्रैटेजी है जिससे केस का डायरेक्शन बदला जा सके? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल खुद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं और इस बार मुद्दा है जज को बदलने की डिमांड। जी हाँ, दिल्ली लिकर पॉलिसी केस एक बार फिर हेडलाइंस में है और इस बार करप्शन के एलिगेशंस या इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा डिस्कशन हो रहा है जुडिशियल इम्पार्शियलिटी पर, जहां फॉर्मर सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की है। सवाल ये है कि आखिर केजरीवाल को ऐसा क्यों लगा कि उनका केस किसी और जज को ट्रांसफर होना चाहिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत इस पर कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सेट करने वाले हैं? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 27 फेब को ट्रायल कोर्ट ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्डर पास किया था। कोर्ट ने लिकर पॉलिसी केस में सभी 23 अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बीआरएस लीडर के कविता भी शामिल थे। ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ डिस्चार्ज ही नहीं दिया, बल्कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर भी काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी और अप्रोच पर सवाल उठाए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सीबीआई ने तुरंत इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल करते हुए, और ये पिटीशन जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने लिस्ट हुई। अब 9 मार्च को जब मैटर हाई कोर्ट में आया तो जस्टिस शर्मा ने नोटिस इशू किया और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी किए। कोर्ट ने प्राइमा फेसाई रिमार्क किया कि ट्रायल कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस एरेनियस लगते हैं, और ये वही मोमेंट था जहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर बहुत वाइड और अनयूजुअल रिलीफ दे रहा है, और वो भी बिना डिटेल्ड रीजनिंग के। उनका कहना था कि डिस्चार्ज ऑर्डर में इंटरिम इंटरफेरेंस करना एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस एंड अपॉन क्लियर ग्राउंड्स ऑफ इलीगैलिटी एंड पर्वर्सिटी होता है। सिंपल शब्दों में केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट ये था कि जब कोर्ट बिना प्लीडिंग्स के इतना वाइड रिलीफ दे रहा है, और वो भी अक्यूज्ड को सुने बिना, तो उन्हें ये एप्रीहेंशन हो रहा है कि केस न्यूट्रल और इम्पार्शियल तरीके से नहीं सुना जाएगा। और इसी एप्रीहेंशन के बेसिस पर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की थी कि केस को किसी और जज के बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। रजिस्ट्रार जनरल ने 13 मार्च को एक कम्युनिकेशन भेजा जिसमें चीफ जस्टिस का डिसीजन कोट किया गया। उस लेटर में कहा गया कि द पिटिशन इज असाइन्ड टू द ऑनरेबल जज एज पर द करंट रोस्टर। एनी कॉल ऑफ recusal has to be taken by the honorable judge. I, however, do not find any reason to transfer the petition by passing an order on the administrative side. मतलब सीधा मैसेज था कि केस रोस्टर के अकॉर्डिंग असाइन हुआ है, और अगर किसी जज को खुद रिक्यूज करना है तो वो उनका डिसीजन होगा। चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन फाइल कर दी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया है। अब व्यूअर्स, आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा गया है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस देता है। पिटिशन में अरविंद केजरीवाल ने 2 चीजों को चैलेंज किया है। पहली, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का ऑर्डर जिसमें ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई, और दूसरी जस्टिस शर्मा का 9 मार्च का ऑर्डर जिसमें ट्रायल कोर्ट के डायरेक्शंस को स्टे किया गया और प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशंस दिए गए। इंटरेस्टिंगली आपको बता दें व्यूवर्स कि 9 मार्च को हाईकोर्ट ने एक और डायरेक्शन दिया था। ट्रायल कोर्ट को कहा गया कि पीएमएलए केस की प्रोसीडिंग्स डिफर कर दी जाए। ये डायरेक्शन और भी कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि ईडी उस प्रोसीडिंग में पार्टी भी नहीं था। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपने लेटर में पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कहा भी था कि दैट द ग्रांट ऑफ सच वाइड एंड कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ विदाउट द सेम बीइंग प्लीडेड and in a proceeding where the ED is not a party materially fortifies the applicant's reasonable apprehension that the present revision may not be approached with the requisite degree of judicial detachment. और यहीं पर अरविंद केजरीवाल का एक और आर्ग्यूमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस शर्मा पहले भी एक्साइज पॉलिसी केसेस से रिलेटेड मैटर्स सुन चुकी है, और उन्होंने कुछ डिटेल्ड प्राइमा फेसाई व्यूज़ एक्सप्रेस किए थे, और उनमें से कई जजमेंट्स को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड भी कर दिया था। लेटर में लिखा गया कि इम्पोर्टेंटली सेवरल ऑफ these detailed judgments have been subsequently set aside by the Honorable Supreme Court. 3 set aside, 1 referred to larger bench.
In all the above matters, the Honorable Supreme Court granted relief to the accused persons. अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब सेम कंट्रोवर्सी पर पहले दिए गए ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने लीगली वल्नरेबल माना है, तो नेचुरली उन्हें एप्रीहेंशन हो रहा है कि इस केस में भी अप्रोच बायस्ड हो सकता है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि नॉर्मली इतने बड़े रिविजन मैटर्स में पार्टीज को रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए 4 to 5 वीक्स का टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ कोर्ट का अप्रोच काफ़ी फास्ट और स्ट्रिक्ट लग रहा है। उनके लेटर में एक लाइन थी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, द कोर्ट्स अप्रोच इन दिस केस कन्वेज एन एप्रीहेंशन ऑफ प्री डिस्पोजिशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी लिटिगेंट का ऐसे एप्रीहेंशन होना ही जज ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी है? इंडियन लॉ में प्रिंसिपल है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। अगर किसी पार्टी को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि हियरिंग इम्पार्शियल नहीं होगी, तो कई केसेस में कोर्ट्स ने ट्रांसफ़र अलाउ भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक इक्वली इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है, जज शॉपिंग को अलाउ नहीं किया जा सकता। अगर हर अक्यूज्ड सिर्फ इसलिए जज चेंज करवाने लगे क्योंकि उन्हें कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पसंद नहीं आए, तो जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा। इसी डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करना सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज होगा। इस केस का पॉलिटिकल एंगल भी काफ़ी बड़ा है। लिकर पॉलिसी केस वैसे ही इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट भी 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बीच में हुई थी, जिसमें पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ा दिया गया था। अब अरविंद केजरीवाल ने 156 डेज जेल में ऑलरेडी स्पेंड किए हुए हैं, जबकि मनीष सिसोदिया ने 530 डेज कस्टडी में बिताए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ही बेल दे दी थी। अब जब ट्रायल कोर्ट ने सभी अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया है, तो नेचुरली प्रोसिक्यूशन साइड इस ऑर्डर को ओवरटर्न करना चाहेगी और डिफेंस साइड चाहेगी कि डिस्चार्ज ऑर्डर इंटैक्ट रहे। इसी लीगल टग ऑफ वॉर के बीच अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि क्या एक अक्यूज्ड जज ट्रांसफर डिमांड कर सकता है सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पर? और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशन को एंटरटेन करता है, तो ये डिसीजन फ्यूचर में जुडिशियल बायस एंड रिक्यूजल लॉ के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट बन सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन एक बात क्लियर है, ये केस सिर्फ लिकर पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन का नहीं रहा, अब ये डिबेट बन चुका है जुडिशियल इम्पार्शियलिटी, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का। और शायद इसीलिए देश भर में एक बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या जुडिशरी के अंदर बायस के परसेप्शन बढ़ रहे हैं, क्या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो लीगल बैटल्स के बीच क्रिएट हो रहा है? अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।